फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस है। जब भी हम फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स पढ़ते हैं तो हम उसमें दो चीज़ें ज़रूर पढ़ते होते हैं, एक हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है और दूसरा हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स है। तो ये दो मेन डिविजन्स हैं फार्माकोलॉजी की, फार्माकोकाइनेटिक्स और हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। देखिए, आप ड्रग किस चीज़ के लिए लेते हैं? आप ड्रग इसलिए लेते हैं ना कि आपको जो पेन हो रहा है या आपको जो फीवर है या अगर आपने हाई ब्लड शुगर के लिए लिया है या आपने जिस सफरिंग्स के लिए भी लिया है, जिस डिजीज़ के लिए भी आपने लिया है, वो आपकी एलिवेट हो जाए। तो आपके ड्रग का क्या काम है कि वो आपकी उस तकलीफ को ख़त्म करे। जो ड्रग आपकी बॉडी के साथ करता है, जो ड्रग का काम है, जो वो बॉडी के साथ करता है, उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। और जो आपकी बॉडी, अब देखिए आपने तो ड्रग ले लिया, वो बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी तकलीफ को दूर करेगा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जब एक फॉरेन चीज जाएगी तो वो आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक रेफर्स टू द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है। जब आप ड्रग लेते हैं उस टाइम से लेकर जब तक वो ड्रग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, इस पूरी ड्यूरेशन में बॉडी आपके ड्रग के साथ क्या करती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। द टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन। इसमें जो फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको ये जो दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, एक हमारे पास फार्माको है, दूसरा काइनेटिक्स है। ये जो फार्माको है ये डिराइव हुआ है फार्माकोन से, और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। ये जो काइनेटिक्स है ये डिराइव हुआ है काइनेटिकोस से। काइनेटिक्स जो है वो डिराइव हुआ है काइनेटिकोस। काइनेटिकोस का मतलब है पुटिंग इन मोशन, आप किसी चीज को हरकत में डाल दें, आप किसी चीज को हरकत में डाल दें। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब हो गया कि जब आपका ड्रग हरकत में होता है, आपका ड्रग जब मूव कर रहा होता है, जब आपका ड्रग सर्कुलेट करता है, जब आपका ड्रग मोशन में होता है, जब आपने लिया, जिस टाइम आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया और जब तक वो ड्रग आपकी बॉडी से नहीं निकलता तो वो मूव करता रहता है ना। देखिए आपने माउथ के जरिए लिया तो वो आपकी स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर ब्लड में जाता है, ब्लड के बाद कहीं और जाता है, फिर लिवर में जाता है, फिर किडनीज में जाता है, किडनीज के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट। तो मतलब होल टाइम, पूरा ड्यूरेशन जो है आपका ड्रग मोशन में रहता है, हरकत में रहता है। तो इस पूरी, जब तक आपका ड्रग मोशन में रहता है, इस दौरान आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अगेन, जब आपने ड्रग एडमिनिस्टर किया और जब तक वो एक्सक्रीट नहीं होता, आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता, इस पूरे ड्यूरेशन में आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मेन ब्रांचेस ऑफ, ये फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है और दूसरा हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स है। एंड इट रेफर्स टू द वे द बॉडी रिएक्ट्स ऑन। मतलब आपने ड्रग लिया, अब आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी। आपने ड्रग लिया, देखिए आपने ड्रग जिस मकसद के लिए लिया वो मकसद आपको जिस एम के लिए आपने लिया है वो आपको अचीव होगा, लेकिन जब आपने वो ड्रग ले लिया, ड्रग आपकी बॉडी में चला गया, अब आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड इट अफेक्ट्स फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इन द बॉडी। अब आपकी बॉडी के साथ, या आपकी बॉडी जो है वो, आपका जो ड्रग है वो किस तरह आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, किस तरह आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपली आपकी बॉडी जो ड्रग के साथ करती है, ड्रग ने जो आपकी बॉडी के साथ किया वो फार्माकोडायनेमिक्स है। मतलब जिस मकसद के लिए आपने लिया, जिस सफरिंग के लिए आपने लिया, वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि अब आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। जिस टाइम काइनेटिक्स जो है वो काइनेटिकोस से निकला है और इसका मतलब है मोशन, हरकत। जब आपने ड्रग लिया और जब तक वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो जाता तब तक ये मोशन में रहता है। उस मोशन के दौरान, उस हरकत के दौरान आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ बहुत कुछ करती है। वो बहुत कुछ क्या है, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये सब कुछ आपकी बॉडी कर रही है। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, हर किसी की बॉडी जो है वो ड्रग के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करती है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन करती है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब वो उसको तोड़ देती है, एक्सक्रीशन का मतलब वो उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। तो
फोर मेन कंपोनेंट्स हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। उस मोशन के दौरान, उस हरकत के दौरान जब आपने ड्रग लिया और जब वो एक्सक्रीट हो जाता है, इस मोशन के दौरान ड्रग के साथ क्या क्या होता है? उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और उसकी एक्सक्रीशन होती है। तो फोर मेन कंपोनेंट्स हमारे पास हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के। सबसे पहले हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में फॉर एग्जांपल आपको सामने नजर आ रहा है टैबलेट। ये टैबलेट जो है ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी जो टैबलेट है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगी, इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद आपके जो ये स्मॉल पीसेस है ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद आपका जो ये ड्रग है वो जाता है ब्लड में, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। पहला कंपोनेंट है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स का एब्जॉर्प्शन। जब आपका ड्रग ब्लड में शामिल हो गया, जब आपका ड्रग डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद जब वो बॉडी में शामिल हो गया, बॉडी मतलब ब्लड में शामिल हो गया, जब वो ब्लड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, इसका मतलब ये है कि पहला आपका जो पहला फेज है वो कंप्लीट हो गया, आपका ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। Absorption is the transfer of the drug from its site of administration to the bloodstream. एब्जॉर्प्शन जो है वो हम ट्रांसफर को कहते हैं। जहां से आपने ड्रग लिया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आपने माउथ से लिया, चाहे आपने वोकल रूट से लिया, चाहे आपने सबलिंगुअल रूट से लिया, चाहे आपने इंट्रामस्कुलर से लिया, चाहे आपने सबकुटेनियस से लिया, चाहे आपने किसी भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लिया, चाहे आपने किसी भी जगह से लिया, चाहे आपने रेक्टल रूट से लिया, आपने किसी भी साइड से आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, जब वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाएगा इट मींस आपका ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। जब वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाएगा इट मींस आपका ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। द रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस रेट में एब्जॉर्ब होगा, किस रेट में एब्जॉर्ब होगा, मतलब एक घंटे में कितना एब्जॉर्ब होगा, 10 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा, दूसरे घंटे में भी 10 मिलीग्राम, तीसरे घंटे में भी, या दूसरे घंटे में ज्यादा होगा या उससे ज्यादा होगा या कम होता है, किस रेट में एब्जॉर्ब होगा। और एफिशिएंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, अच्छा एब्जॉर्ब होगा या नहीं, आधा फर्स्ट पास में चला जाएगा, आधा कहीं और चला जाएगा, आधा कहीं और। एफिशिएंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, माइल्ड एब्जॉर्प्शन होगी, मॉडरेट एब्जॉर्प्शन होगी या फास्ट एब्जॉर्प्शन होगी, किस तरह की एब्जॉर्प्शन होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से रूट से लिया है। आपने माउथ से लिया, आपने ओरल लिया है, सबलिंगुअल लिया है, आपने इंट्रामस्कुलर लिया है, आपने कौन से रूट से ड्रग को एब्जॉर्ब करवाया है, ये हमारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किस रूट से लिया है। सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास ओरल रूट्स होती है। अब आप खुद भी देख रहे हैं सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन हमारे पास ओरल रूट। जब हम ओरल रूट से कोई ड्रग लेते हैं तो उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाती है, और जब वो बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करके जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो बहुत कम अमाउंट में रह जाता है। तो रेट और एफिशिएंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है कि आपने किस रूट से लिया है। अब अगर मैं बात करूं कि आपने अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल आपने ड्रग इंट्रावेनियस रूट से लिया है तो एब्जॉर्प्शन कैसी होगी, बताएं आप जरा मुझे। अगर आपने एक ड्रग जो है वो इंट्रावेनियस रूट से लिया है, अगर आपने ड्रग जो है वो आईवी रूट से लिया है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? बहुत जल्दी होगी। उसकी एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ट्रांसफर होना, ड्रग का ट्रांसफर होना, जहां से लिया है तो मैम डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ही हो गई ना। डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गया, वो डायरेक्ट आपने एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी बात ये याद रखें, जब भी हम आईवी रूट से कोई ड्रग देते हैं तो जितना आपने एडमिनिस्टर किया है वो पूरा का पूरा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 मिलीग्राम दिया है तो वो 100 का 100 ब्लड में शामिल होगा, एज कम्पेयर टू द अदर रूट्स। अगर आप ओरल रूट से लेते हैं और आपने 100 मिलीग्राम की टेबलेट दी है तो उसमें से आधा फर्स्ट पास की मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, तो फर्स्ट पास में आधा वेस्ट हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो अगर हम कोई भी ड्रग आईवी रूट से लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है एज कंपेयर टू द अदर रूट्स। क्यों? क्योंकि जितना टोटल डोज आपने लिया है वो सारा का सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है। ड्रग डिलीवरी बाय द अदर रूट्स में रिजल्ट इन द पार्शियल एब्जॉर्प्शन। अब ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम आईवी रूट से हट के कोई किसी भी और रूट से उसकी लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन पार्शियल होती है। किसी का फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मिलीग्राम लिया है तो किसी रूट से वो 98 मिलीग्राम ब्लड में शामिल होगा, किसी से 70 होगा, किसी से 60 होगा, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द रूट कि आपने कौन से रूट से लिया है। लेकिन आईवी रूट से हट के अगर आप किसी भी रूट से लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन जो है वो पार्शियल होती है, और जब हम आईवी रूट से लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। याद रखें, जब भी कोई ड्रग हम आईवी रूट से लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है, और अगर कोई भी ड्रग हम अदर रूट से लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो पार्शियल होती है।
फॉर एग्जाम्पल ओरल रूट रिक्वायर्स अ ड्रग डिजॉल्व इन द GIT फ्लूइड। ओरल रूट में क्या होता है, सबसे पहले जब ओरल रूट में आपने टेबलेट लिया, सबसे पहले उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी, उसके बाद ड्रग की डिजॉल्व होगा, वो GIT के फ्लूइड्स में, एंजाइम्स में, डाइजेस्टिव जूसेस में वो एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद वो पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टिनल म्यूकोजा में, और उसके बाद वो वहाँ पे पेनिट्रेट करता है, और उसके बाद वो ब्लड में शामिल होगा। तो बहुत सारे हर्डल्स बीच में आते हैं जिसको पास करके आपका ड्रग जो है वो ब्लड में शामिल होता है, तो वहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो होती है वो पार्शियल होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वोमिटिंग है या अगर आपको डायरिया है, अब डायरिया के केस में क्या होता है, आपने ड्रग लिया, डायरिया के थ्रू सारा ड्रग जो है वो इलिमिनेट हो जाता है, तो ड्रग को टाइम भी नहीं मिलता कि वो एब्जॉर्ब हो। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये वाली टेबलेट जो है वो फूड के साथ लेना, या ये वाली टेबलेट जो है वो फूड से पहले लें, या ये वाली टेबलेट जो है वो फूड के 2 घंटे बाद लें। तो ये चीज़ क्यों कही जाती है, वो इसीलिए कहते हैं कि उनके आपके फूड की मौजूदगी, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका फूड होता है, स्टमक में या इंटेस्टाइन्स में जो आपका फूड होता है, वो आपकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फूड की मौजूदगी में जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फूड की मौजूदगी में स्लो एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो जिनकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि खाने से पहले लें या आप 2 घंटे के बाद लें, जब आपका फूड थोड़ा आगे को मूव कर जाए। और अगर कोई ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन फूड के साथ फास्ट हो जाती है, तो फिर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि इस ड्रग को खाने के साथ लेना है। और वो क्यों कहते हैं कि फूड खाने के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बोर्ड पे एक डायग्राम बना के दिया था कि अगर इन केस आपका फूड जो है वो GIT ट्रैक में है, GIT ट्रैक का मतलब ये है कि स्टमक में या इंटेस्टाइन्स में कहीं पे भी है, और उसने ब्लड में शामिल होना। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, ट्रांसफर होना ब्लड में, कि कहीं से भी उस ड्रग का ट्रांसफर होना ब्लड में, कहीं से भी, सबलिंगुअल से, बुकल से, कहीं से भी बस उस ड्रग का ट्रांसफर होना ब्लड में। तो ये जब 2 बॉडी कंपार्टमेंट्स आ गए हैं ना, एक हमारे पास GIT ट्रैक हो गया और एक हमारे पास ब्लड हो गया, या अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबलिंगुअल रूट से लिया है, तो एक हमारे पास सबलिंगुअल रूट हो गया, जबान के नीचे आपने रखा है, दूसरा जो हमारे पास वहां पे ब्लड वेजल्स मौजूद है, तो हमारे पास 2 बॉडी कंपार्टमेंट्स है। अब आपका ड्रग कैसे ट्रांसफर होगा, बीच में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, 2 बॉडी कंपार्टमेंट्स के हमारे पास क्या चीज मौजूद है, मेम्ब्रेन्स, बैरियर्स, बायोलॉजिकल बैरियर्स मौजूद है, हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मौजूद है। ड्रग को इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ब्लड में शामिल होना है, आपकी ड्रग को इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ब्लड में शामिल होना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, आपका ड्रग किस तरह एब्जॉर्ब होगा। सबसे पहला हमारे पास सबसे पहला मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन। सबसे पहला मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के लिए जो हमें ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है, जो गाड़ी हमें चाहिए होती है ताकि वो गाड़ी एक ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, वो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आपका ड्रग कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अगर एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है तो उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के आर पार आपका ड्रग कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। जाहिर बात है कंसंट्रेशन का डिफरेंस तो होगा, एक जगह पर ज्यादा होगा, एक जगह पे कम होगा, एक जगह पे हायर कंसंट्रेशन होगी, एक जगह पे लो कंसंट्रेशन होगी। अगर आपका ड्रग इस फॉर्म में है कि एक जगह पे हायर है और एक जगह पे लो है, तो वहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिवेलप होता है। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है, ये गाड़ी है जो एक ड्रग को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है। पैसिव डिफ्यूजन के लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है जो ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे। तो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन में हमारे पास वो गाड़ी कौन सी गाड़ी है, वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे डिवेलप होता है, जब आपका जो ड्रग है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंट कंसंट्रेशन में मौजूद हो, अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंट कंसंट्रेशन में मौजूद हो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे डिवेलप होता है, जब आपका ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंट कंसंट्रेशन में मौजूद हो। अगर आपका ड्रग एक जगह पे हायर कंसंट्रेशन में है, और मतलब मेम्ब्रेन के एक साइड पे हायर कंसंट्रेशन में और दूसरी साइड पे लो कंसंट्रेशन में है, तो आपका ड्रग मूव करेगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन।
The driving force for the passive absorption of the drug is the concentration gradient across a membrane separating the two body compartment. Two body compartments का यहाँ मतलब क्या है कि एक हमारे पास GIT ट्रैक है और दूसरा हमारे पास ब्लड है, दो बॉडी कंपार्टमेंट्स है, इनके बीच में हमारे पास बायोलॉजिकल बैरियर है जिसको ड्रग ने क्रॉस करना है। अब हमारे पास ड्रग की कंसेंट्रेशन कहाँ पे हायर होगी, इस वक्त हमारे पास ड्रग की कंसेंट्रेशन कहाँ पे इंक्रीज्ड फॉर्म में है, GIT में है। तो आपका ड्रग मूव करेगा फ्रॉम द GIT टू द ब्लड, क्योंकि आपके ड्रग ने मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिवेलप हो गया है। अब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिवेलप हो गया है तो अब आपका ड्रग जो है वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जो आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो आपके लिपिड्स में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, वो आसानी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हैं, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स खुद लिपिड की बनी होती हैं। तो लिपिड डिसॉल्व लिपिड, लाइक डिसॉल्व्स द लाइक। आपके जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वो आसानी से आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी लिपिड की बनी हुई होती है। लेकिन व्हाट अबाउट द ड्रग्स दैट आर वाटर सॉल्युबल? उन ड्रग्स का क्या होगा जो वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर तो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता ना। पानी, ऑयल आपका पानी में डिसॉल्व होते नहीं होता। तो जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होंगे जो वाटर में डिसॉल्व होते होंगे, वो एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन से कैसे क्रॉस करेंगे? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द एक्वस चैनल और द पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में। तो आपके जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो उन सेल मेम्ब्रेन्स में जो मौजूद एक्वस चैनल्स हैं, जिसको हम एक्वाप्यूरिन्स कहते हैं, वो उन चैनल्स को आसानी से क्रॉस करते हैं और एक मेम्ब्रेन से दूसरी, यानी एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में उनका ट्रांसफर हो जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास GIT ट्रैक है और ये हमारे पास ब्लड है। यहाँ पे हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन कम है। इन अ केस इफ योर ड्रग इज वाटर लिपिड सॉल्युबल, अगर आपका ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, ये भी लिपिड का बना हुआ है, ये भी लिपिड का बना हुआ है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो आसानी से लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे साइड पे आ जाते हैं। आपकी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो आसानी से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ जाते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर आपका ये ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो यहाँ पे इन दो के बीच में हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और अगर उसका साइज भी स्मॉल है तो वो इस पोर से पास होता हुआ एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में इसका ट्रांसफर होता है। तो जो हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन है वो बहुत सिंपल है। पैसिव डिफ्यूजन में जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। आपका जो ड्रग है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तब डिवेलप होता है जब आपकी अक्रॉस द बायोलॉजिकल बैरियर या अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग मौजूद होता है। आपके ड्रग की कंसंट्रेशन जब है वो डिफरेंट होती है, तो आपका ड्रग मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जो आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो आपकी लिपिड बाइलेयर को आसानी से क्रॉस कर देते हैं, और जो आपके वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो आपके एक्वस चैनल्स के थ्रू एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में उनका ट्रांसफर होता है। उसके बाद पैसिव डिफ्यूजन डज नॉट इन्वॉल्व अ कैरियर। इसको किसी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। बस इधर जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अभी मैं आपको कैरियर भी बताती हूँ। तो इधर किसी कैरियर की जरूरत हमें नहीं पड़ती कि कैरियर में वो ड्रग बैठेगा और वो कैरियर उसको अंदर लेकर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इट इज नॉट सेचुरेबल। सेचुरेबल का मतलब ये यहाँ पर रश नहीं बनती। अच्छा, अब हमारे पास एक रोड है, अब उस रोड में हमारे पास गाड़ियां जा रही हैं, तो हमारे पास रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी एक खास डेस्टिनेशन तक अगर ड्रग ने गाड़ी ने पहुंचना है तो उस तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो कोई गाड़ी किसी रास्ते से जाएगी, कोई गाड़ी किसी रास्ते से जाएगी, कोई गाड़ी किसी रास्ते से जाएगी, तो हमारे पास रश नहीं बनती। रश का मतलब सेचुरेशन हमारे पास नहीं होती। दूसरा, इट शोज अ लो स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके किसी खास स्ट्रक्चर का ड्रग ही पास हो सकते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर का ड्रग पास नहीं हो सकता। लाइक सर्कल्स पास हो सकते हैं, स्क्वायर पास नहीं हो सकते, या ट्रायंगल पास हो सकते। चाहे कोई भी स्ट्रक्चर का ड्रग है वो आसानी से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करेगा। किसी भी स्ट्रक्चर का ड्रग है वो आसानी से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करेगा। यहाँ पे आप देखें
देखिए ये लिपिड बाइलेयर हमारे पास बहुत बड़ी है, पिक्चर में आपको छोटी नजर आ रही है, ये लिपिड बाइलेयर हमारे पास बहुत बड़ी है। अब ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो यहाँ से ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो आसानी से यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ये दूसरा वाला यहाँ से चला जाएगा, तीसरा वाला यहाँ से, मतलब ड्रग अपनी जगह खुद बनाता है और वो एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर हो जाता है। या अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो इस पोर से चले जाएंगे, इस पोर से चले जाएंगे, इस पोर से, तो मतलब हमारे पास एक्वस चैनल्स भी बहुत सारे होते हैं और ड्रग जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेचुरेशन हमारे पास नहीं होती। इधर मतलब ये है कि रश हमारे पास नहीं बनती कि ये वाला ड्रग जो है वो इसका इंतजार करेगा, पहले ये जाएगा फिर मैं जाऊंगा, फिर ये वाला इसका इंतजार करेगा, तो रश हमारे पास नहीं बनती। ड्रग खुद अपना रास्ता बनाता है और वो एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा बात वहां पे क्या लिखी हुई थी कि कैरियर की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास कैरियर्स होते हैं, ये हमारे पास कैरियर है। तो इस तरह की कोई गाड़ी नहीं होती जो ड्रग जिसमें बैठेगा और वो दूसरे रास्ते पे चला जाएगा, बस ड्रग अपना रास्ता खुद बनाता है। लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड में डिसॉल्व हो जाएगा और अंदर चला जाएगा, वाटर सॉल्युबल है तो एक्वस चैनल्स के थ्रू चला जाएगा। तीसरी बात क्या थी कि स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। ऐसा नहीं है कि ये सर्कल्स हैं, ये भी सर्कल है तो सर्कल सर्कल चला जाएगा, नहीं, ट्रायंगल भी जा सकता है, स्क्वायर भी जा सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर का ड्रग है वो आसानी से एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में उसका जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब अच्छा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल हैं लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा है, या अगर वो लिपिड सॉल्युबल भी नहीं है और वो वाटर सॉल्युबल है लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा है, अब वो कैसे जाएंगे? उन एजेंट्स के लिए हमारे पास कैरियर्स मौजूद होते हैं, उन एजेंट्स के लिए हमारे पास कैरियर्स मौजूद होते हैं। ड्रग उस कैरियर में बैठेगा और वो कैरियर प्रोटीन उसको दूसरे साइड पे लेकर जाएगा। लाइक अगर जीआईटी ट्रैक में कोई ड्रग है और उसने ब्लड में जाना है तो वो पहले उस कैरियर प्रोटीन में बैठेगा और वो कैरियर प्रोटीन जो है वो उसको एक ब्लड में लेकर जाएगा। एजेंट्स दैट कैन enter the cell through the specialized ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस है, उस मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स्ड है। ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन दैट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको कैरियर प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। दीज कैरियर प्रोटीन्स अंडरगो द कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज का क्या मतलब है कि ये कैरियर प्रोटीन्स जो है वो सबसे पहले ऊपर से ओपन होगा, ड्रग उसके अंदर जाएगा, फिर वो ऊपर से क्लोज हो जाएगा, नीचे से ओपन होगा, फिर वो ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो अंदर चला जाएगा, ब्लड में शामिल हो जाएगा। इस चेंज को, ये जो ऊपर से ओपन होना, नीचे से क्लोज होना, या ऊपर से क्लोज हो जाना फिर नीचे से ओपन हो जाना, इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। तो आपके कैरियर प्रोटीन्स के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है और उसके थ्रू आपका जो ड्रग है या कोई भी इंडोजीनियस मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन याद रखें कि वो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसको हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन बी सैचुरेटेड, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग हैं और कैरियर प्रोटीन गाड़ियां आपके पास सिर्फ 100 हैं, तो वो जो 1000 है वो इंतजार करेंगे, पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा, तो इस तरह हमारे पास रश बन जाती है, तो हमारे पास सैचुरेशन होती है। डायग्राम की तरफ आते हैं, ये आपके पास कैरियर प्रोटीन है, आपका ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ये एक कैरियर प्रोटीन, ये ऊपर से हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, जैसे ही ड्रग इसके साथ टच करेगा ये ऊपर से ओपन हो जाएगा, ड्रग अंदर आ जाएगा, फिर ये ऊपर से क्लोज हो जाएगा, ड्रग ये जो कैरियर प्रोटीन है ये नीचे से ओपन होगा और आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में इंटर हो जाएगा। बॉडी कंपार्टमेंट का मतलब ब्लड में शामिल हो जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन हियर, हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्रग जो है वो आपके ब्लड में इंटर हो जाएगा। सैचुरेशन इसमें होगी क्योंकि अगर फॉर अभी आप देखें एक ही कैरियर प्रोटीन है और यहाँ पे हमारे पास इतने ज्यादा ड्रग्स हैं, तो पहले एक जाएगा
फिर दूसरा जाएगा, तो देखिए सैचुरेशन हो गई है ना, ये सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा, इस तरह हमारे पास सैचुरेशन हो जाती है। इसको किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये ड्रग जो है वो ये कैरियर प्रोटीन को ओपनिंग के लिए, कैरियर प्रोटीन को कन्फर्मेशनल चेंज के लिए किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिवेलप होता है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से और कैरियर प्रोटीन की वजह से आपका ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस मोड ऑफ ड्रग एंट्री आल्सो इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स दैट स्पैन द मेम्ब्रेन। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास कुछ खास किस्म के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी मेम्ब्रेन में ही मौजूद होते हैं, जिनके थ्रू आपका ड्रग जो है वो मूव करता है। लेकिन यहाँ पे आपका ड्रग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका ड्रग लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिवेलप नहीं होता और आपका ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करता है, तो उस कैरियर प्रोटीन की कन्फर्मेशनल चेंज के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, एडीपी में वो कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो एनर्जी मिलती है उसकी वजह से आपका कैरियर प्रोटीन ओपन होगा, आपका ड्रग अंदर आएगा, फिर आपका कैरियर प्रोटीन ऊपर से क्लोज हो जाएगा, नीचे से ओपन होगा और आपका ड्रग इस तरह से ब्लड में इंटर हो जाएगा। डायग्राम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका ड्रग लो कंसंट्रेशन में है और यहाँ पे आपका ड्रग जो है वो हायर कंसंट्रेशन में। तो अब आपका ये ड्रग कैसे मूव करेगा? ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, ये ऐसे ओपन नहीं हो सकता। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी की वजह से आपका कैरियर प्रोटीन ऊपर से ओपन होगा, आपका ड्रग मॉलिक्यूल अंदर आएगा, फिर ये ऊपर से क्लोज हो जाएगा, नीचे से ओपन होगा और आपका ड्रग मॉलिक्यूल इस तरह ब्लड में इंटर हो जाएगा। ब्लड की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर आपका ड्रग कहीं से भी कहीं भी ट्रांसफर होगा, कोई भी दो बॉडी कंपार्टमेंट्स होंगे, तो आपका ड्रग इन्हीं मैकेनिज्म्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफर होगा। तो हमारे पास ये तीन मेन मैकेनिज्म्स थे, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इन मैकेनिज्म्स के थ्रू आपका ड्रग जो है वो एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें मोस्ट कॉमन आपका जो ड्रग है वो मोस्ट कॉमन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो आप कहेंगे पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू आपका ड्रग जो है वो एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। अगेन आप सुन लें, पैसिव डिफ्यूजन में हमारे पास जो कैरियर ड्राइविंग फोर्स होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। आपका ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो लिपिड बायलेयर से आसानी से क्रॉस कर सकता है और अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो वो एक्वस चैनल्स के थ्रू मूव करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन कैरियर्स में कंफर्मेशनल चेंज आती है और आपका ड्रग जो है वो एक हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका ड्रग लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इस कैरियर प्रोटीन को जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो एटीपी प्रोवाइड करेगा। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो इस कैरियर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपका ड्रग जो है वो एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर आना, एक्सो का मतलब बाहर जाना। अगर किसी ड्रग में अंदर आना है तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू आएगा और अगर किसी भी सब्सटेंस को बाहर जाना है तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर जाएंगे। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल आ रहा है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस है,
ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल है। आपका जब भी कोई ड्रग मॉलिक्यूल आएगा और वो बहुत लार्ज है, वो पैसिव से नहीं जा सकता, उसके लिए कोई कैरियर भी नहीं बना हुआ, उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी वो नहीं जा सकता, तो अब उसका क्या बनेगा? अब जैसे ही वो आता है और वो लार्जर इन द साइज है, तो आपकी जो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो उसको सराउंड कर देती है, वो उसके इर्द गिर्द आ जाती है, उसको इनगल्फ कर देती है, उसको निगल लेती है। उस एंडोसाइटोसिस में अगर ड्रग को अंदर आना है तो वो किस तरह अंदर आएगा? अगर वो लार्जर इन द साइज है और वो बाकी किसी मेथड के थ्रू नहीं आ सकता, तो वो ड्रग जो है वो अंदर कैसे आएगा? अच्छा, ये ड्रग मॉलिक्यूल जब आता है और वो किसी और मेथड के थ्रू उसकी एंट्री नहीं हो सकती, तो आपकी सेल मेम्ब्रेन उसको इनगल्फ कर देती है, उसको निगलने की कोशिश, उसके इर्द गिर्द, जैसे हम नेवाला नहीं बनाती, इसी तरह वो उसके इर्द गिर्द जो है वो ये यहाँ से ये आ जाता है, यहाँ से ये वाली मेम्ब्रेन आ जाती है। जैसे ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे इधर आपको नजर आ रहा है, तो ये जैसे ये टच करेंगे तो ये अंदर वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी बर्स्टिंग होती है और आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ जाता है। सेम इज द केस एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि अगर इस ड्रग मॉलिक्यूल को बाहर जाना है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपने देखे होंगे, वो साइनेप्टिक लिफ्ट में रिलीज होते हैं। वो किस तरह रिलीज होते हैं कि सबसे पहले आपकी न्यूरॉन के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर होते हैं। जब उन्होंने रिलीज होना होता है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, तो वो किस तरह रिलीज होते हैं कि वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाते हैं। जैसे ही ये टच होते हैं तो आपका सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस, दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी ट्रांसपोर्ट्स द ड्रग ऑफ एक्सेप्शनली लार्जर साइज। अगर आपका कोई ड्रग जो है वो बहुत लार्ज साइज का है और वो बाकी किसी मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है। Endocytosis involves the engulfment of the drug molecule by a cell membrane. आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको इनगल्फ करेगी। कैसे इनगल्फ करेगी? वो उसके इर्द गिर्द जो है वो सराउंडिंग्स बना लेगी, और जैसे ही एक साइड दूसरी साइड को टच करेगा तो हमारे पास वेसिकल की फॉर्मेशन होगी और वो वेसिकल जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा। अब सेल के अंदर जैसे ही वो आ जाएगा तो वो बर्स्ट होगा और आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर होगा। एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का रिवर्स है। एंडोसाइटोसिस का रिवर्स है। इट इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड इट इज यूज्ड बाय द सेल टू सीक्रेट मेनी सब्सटेंसेस बाय केमिकल वेसिकल फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल विटामिन B12। अच्छा, हमारे पास एक्सोसाइटोसिस किस तरह होता है? वेसिकल की फॉर्मेशन हो गई, स्टोरेज हो जाती है, ठीक है, वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और इस तरह आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो बाहर को उसकी रिलीज हो जाता है, या एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरे बॉडी कंपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि विटामिन B12 इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द गट वाल। विटामिन B12 का साइज बहुत बड़ा है, वो गट वाल से कैसे जाएगी? आपकी विटामिन B12 सेल में आपकी GI ट्रैक में मौजूद है, वो ब्लड में शामिल कैसे होगा? विटामिन B12 जो है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसका ट्रांसफर होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर रिलीज होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में वो स्टोर पड़े रहते हैं न्यूरॉन्स में, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेल से बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स थे जिन मैकेनिज्म्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, जिन मैकेनिज्म्स के थ्रू आपका जो ड्रग है वो एक बॉडी कंपार्टमेंट से दूसरी बॉडी कंपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर होता है। अब बताएं आप मुझे, महनूर आप मुझे बताएं स्टार्ट से, अगर मैं कहूं आपसे, मेरा क्वेश्चन हो, मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि हाउ द ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन बॉडी कंपार्टमेंट टू द अनदर बॉडी कंपार्टमेंट, हाउ, इट मींस हाउ, कैसे, तो आप आंसर में क्या लिखेंगी? महमूद, ओके, शोएब बताएं। शोएब बताएं, शोएब है या शोएब है? बताएं, कोई एनीवन एल्स बताएं। आपका अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ कि हाउ द ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन बॉडी कंपार्टमेंट टू अनदर बॉडी कंपार्टमेंट, हाउ द ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड? यस मैम, बोले। थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, आगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू जो है आपका ड्रग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होता है। आपका ड्रग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। ये हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू आपका ड्रग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जब वो ट्रांसफर होता है तो उसको बहुत सारे हर्डल्स से क्रॉस होके ब्लड में शामिल होना होता है। बहुत सारे हर्डल्स हैं बीच में, जीआईटी ट्रैक से उसने जाना है ब्लड में। अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ, आपके ड्रग में गट से जाना है ब्लड में, वो किस तरह जाएगा और बीच में कौन कौन किस तरह जाएगा वो तो आपने देख लिया, लेकिन बीच में कौन कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जिनको क्रॉस करके आपका ड्रग जाएगा। सबसे पहला है हमारे पास पीएच। सबसे पहला है हमारे पास पीएच। तो पीएच के लिए मैंने खुद एक इक्वेशन डिराइव किया है, तो मैं आपको वहां से बताती हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपको नजर आ रहा है? यस मैम, मैम। यस मैम। ये पीएच है, ठीक है। अच्छा, पीएच क्या होता है? पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। प्लीज आपको किसी भी लाइन की कहीं पे भी समझ ना आए, मुझे उसी टाइम स्टॉप करें, मैं आपको दोबारा स्टार्ट से समझाऊंगी। और आप जब लैब की क्लास में आएंगे तो मैं आपको बोर्ड पे भी ये करवाऊंगी। मैंने आज सेक्शन बी को ये बोर्ड पे करवाया है, ठीक है। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। पीएच का क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयंस की पावर को हम पीएच कहते हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या है? इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो आपका पीएच कम होता है। आपका पीएच कम होता है। जब पीएच आपका कम होता है तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसिडिक। जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा और उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच आपका ज्यादा होगा और उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो पीएच कम होता है और वो सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक होता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब हमारे पास कम होती है तो पीएच हमारे पास ज्यादा होता है और वो सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक होता है। कुछ हमारे पास एसिड और बेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जब आप उसको पानी में हल करते हैं तो वो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl है और HCl को आपने पानी में डिसॉल्व किया है तो वो जो आपका सॉल्यूशन बना है उस पूरे सॉल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस मौजूद होंगे। अगर हमारे पास कोई एसिड और कोई बेस स्ट्रॉन्ग है और उसने जब सॉल्यूशन में हम उसको हल करते हैं तो जब हम उसको हल कर देते हैं तो वो फुली डिसोसिएट हो जाता है, फुली टूट जाता है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एग्जांपल मैंने आपको दी है HCl कि अगर आप HCl को पानी में हल करते हैं तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पूरे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अगर आपका कोई आपके पास ऐसा एसिड और बेस है जो आपके पास वीक है तो जब आप उसको पानी में हल करते हैं तो वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। पार्शियली डिसोसिएट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने HCl लिया है और वो वीक एसिड है और जब आप उसको पानी में हल करते हैं तो आपके उस सॉल्यूशन में क्या होगा? H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और HCl, क्योंकि वो आधा टूटता है और आधा नहीं टूटता, आधा फुल फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में इसी तरह रहता है। इसको हम कहते हैं वीक एसिड या वीक बेस। आपके जितने भी ड्रग्स हैं वो हमारे पास वीक एसिड और वीक बेसिस हैं। आपके जितने भी ड्रग्स हैं वो हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस हैं। इसका मतलब क्या है कि वो फुली डिसोसिएट नहीं होते, वो फुली टूटते नहीं हैं, वो फुली आयनाइज्ड नहीं होते, वो आधे आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं और आधे अनआयनाइज्ड में रहते हैं। समझ आ गई है यहाँ तक मेरी बात की? यस मैम। ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबलेट है, ठीक है, इस टेबलेट ने पहले डिसइंटीग्रेट होना है, छोटे छोटे पीसेस में इसने कन्वर्ट होना है।
जब ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा तो वो सॉलिबिलाइज होगा। सॉलिबिलाइज का मतलब वो हल हो जाएगा। समझ आ गई है? सॉलिबिलाइजेशन के लिए नेसेसरी है कि आपका जो ड्रग है वो चार्ज्ड फॉर्म में, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हों। आपका ड्रग चार्ज्ड फॉर्म में होगा तो वो सॉलिबिलाइज होगा, वरना आपका ड्रग सॉलिबिलाइज नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? अब अगर ये फॉर एग्जांपल ये छोटी छोटी पीसेस में कन्वर्ट हो गया और अब इसने ब्लड में शामिल होना है, जब वो ब्लड में शामिल होता है तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वो एब्जॉर्ब तब होगा जब वो अनचार्ज्ड फॉर्म में होगा। अनचार्ज का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर किसी किस्म का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें, ये जरूरी है। सॉलिबिलाइजेशन के लिए आपके ड्रग को आयनाइज्ड फॉर्म में होना है और एब्जॉर्प्शन के लिए आपके ड्रग को अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना है। सॉलिबिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि आपका ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में हो और एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि आपका ड्रग जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एसिडिक ड्रग है, आपने एसिडिक ड्रग लिया है, तो एसिडिक ड्रग का नाम मैंने रखा है HA। एसिडिक ड्रग का नाम है HA। ये HA जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे पास अनआयनाइज्ड है। जब ये आप अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है A नेगेटिव और H पॉजिटिव में। समझ आ गई है? A नेगेटिव और H पॉजिटिव में। इसके बीच में इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनती है। 50% ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है और 50% ये आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। आपके पास एक एसिडिक ड्रग है, उस एसिडिक ड्रग का नाम है HA। उस HA ड्रग को आपने लिया, जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने आयंस में। वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन उनके बीच में तब मेंटेन होती है या तब डिवेलप होती है जब वो 50% अनआयनाइज्ड हो और 50% वो आयनाइज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल आपके इस एसिडिक ड्रग की pKa वैल्यू है 3। फॉर एग्जाम्पल आपके इस एसिडिक ड्रग की pKa वैल्यू है 3। pKa वैल्यू इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब डिसोसिएट किस, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एक खास कांस्टेंट है जिस पे ये डिसोसिएट होता है। जब आप अपने इस ड्रग की pK वैल्यू 3 है, मतलब बाहर से आपने लिया है, उस ड्रग की pK वैल्यू 3 है, जब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो वो डिफरेंट रूट से पास होगा। ऐसा ही स्टमक में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, जिजेनम में जाएगा, इलियम में जाएगा, रेक्टम में जाएगा और हर जगह का pH चेंज है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे pH कम है, जहाँ पे pH कम है। तो ऊपर आपको मैंने एक बात बताई है कि जब pH कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जब pH कम होता है तो ज्यादा होती है, ज्यादा हो जाती है। हाँ, आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो आपकी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो तो बैलेंस नहीं रहेगी, वो शिफ्ट हो जाएगी टू द राइट साइड, मतलब अनआयनाइज्ड साइड पे वो शिफ्ट हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा? अनआयनाइज्ड फॉर्म मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? अनआयनाइज्ड फॉर्म मिलेगी, आपको अनआयनाइज्ड फॉर्म मिलेगी। अगर आप अपनी pK वैल्यू से उसका pH को बढ़ाते हैं, 9 पे लेकर आते हैं, मतलब ऊपर लेकर जाते हैं, pH को इंक्रीज करते हैं, तो जब pH इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, कम होती है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगी आयनाइज्ड की तरफ। आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगी आयनाइज्ड की तरफ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ड्रग कहाँ पे सॉलिबिलाइज होगा और कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो अब आप क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे आयनाइज्ड हुआ है, यहाँ पे अनआयनाइज्ड हुआ है। आपका ड्रग जो है वो यहाँ पे आयनाइज्ड हुआ है और यहाँ पे अनआयनाइज्ड हुआ है, तो एब्जॉर्ब यहाँ होगा या यहाँ होगा? नीचे होगा या ऊपर होगा? इस तरह बताएं। नीचे होगा। डाउन डाउन। और सॉलिबिलाइज कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। अब आप अंग्रेजी में स्टेटमेंट बनाएं। वीकली एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब बिलो द pK वैल्यू, ठीक बोल रही हूँ, एंड सॉलिबिलाइज अबव द pK वैल्यू। जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो pK वैल्यू से जब उनका pH डिक्रीज हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब होते हैं और जब उनका pH अबव चला जाता है तो वो सॉलिबिलाइज्ड हो जाते हैं।
pH is the power of hydrogen ion. pH का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब pH ज्यादा हो, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो pH हमारे पास कम होता है, वो सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक होता है। इसी तरह जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो pH हमारे पास ज्यादा होता है, वो सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक होता है। आपके जितने भी ड्रग्स हैं वो वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, उनका एक खास pKa वैल्यू होती है और उस pKa वैल्यू पे 50% वो आयनाइज्ड होता है, 50% वो अनआयनाइज्ड होता है। अगर वो किसी ऐसी जगह पे जाता है, किसी ऐसी साइट पे जाता है जहां पे उसका pH कम हो जाता है, उसकी pKa वैल्यू से उसका pH कम हो जाता है, तो जब pH कम होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगी अनआयनाइज्ड की तरफ और आपका ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर pKa वैल्यू से उसकी pH को हम बढ़ा देते हैं तो जब आप pH को बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन शिफ्ट करेगी आयनाइज्ड की तरफ और आपका ड्रग जो है वो सॉल्युबलाइज्ड हो जाएगा। तो हम लोग अपनी इक्वेशन किस तरह बनाते हैं कि वीकली एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब बिलो द pKa वैल्यू एंड सॉल्युबलाइज अबव द pKa वैल्यू। तो ये हमारे पास मैडम ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम इक्वेशन डेवलप होती है। हर ड्रग का अपना pKa वैल्यू होता है और उस pKa वैल्यू पे वो ड्रग जो है वो 50% आयनाइज्ड होता है और 50% अनआयनाइज्ड होता है। मैं आपको ये बोर्ड पे भी कराऊंगी व्हेनेवर यू कम फॉर द लैब। आप जब भी लैब के लिए आएंगे तो मैं pH को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो मैं इसको दोबारा से भी आपको करवाऊंगी। अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। Factors affecting the absorption. Factors affecting the absorption में pH है। Most drugs are either weak acid or weak bases। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके जितने भी ड्रग्स हैं या वो weak acid होंगे या वो weak base होंगे। Acidic drug release an H positive ion causing an charged A negative ion। आपके acidic drugs जो है उनकी equilibrium equation हमारे पास इस तरह का और जो आपके वीक बेसिक ड्रग्स हैं वो भी H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, लेकिन प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ द बेसिक ड्रग इज यूजुअली चार्ज्ड। आपकी जो बेसिक ड्रग्स की प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो हमारे पास चार्ज्ड होती है। जब उसके बीच में इक्विलिब्रियम इक्वेशन डेवलप होती है तो हमारे पास ये वाला जो बेस है, ये जो बेस है ये अनचार्ज्ड है, ये इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो इससे उलट है, इसमें आप क्या कहेंगे कि वीकली बेसिक ड्रग्स absorb above the pKa value and solubilize below the pKa value। बाकी इक्वेशन डिराइवेशन जो है वो दोनों की सेम है, आप खुद भी कर सकते हैं। A drug passes through the membrane more readily if it is uncharged। मैंने अभी आपको बताया है कि ड्रग ट्रांसपोर्ट तब होगा जब वो अनचार्ज्ड होगा। आपका ड्रग ट्रांसपोर्ट तब होता है जब वो अनचार्ज्ड होता है। Thus for a weak acid the uncharged He can permeate। He परमिएट कर सकता है लेकिन A नहीं कर सकता क्योंकि A के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। इसी तरह जो बेस है उसमें अनचार्ज्ड फॉर्म B पेनिट्रेट कर सकती है लेकिन जो BH है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती। Therefore, the effective concentration of the permeable form of each drug at its absorption site is determined by the relative concentration। अब कौन सा ड्रग कितना परमिएट करता है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका ड्रग जो है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। The pK is the measure of the strength of the interaction of a compound with the proton। pK is the dissociation constant जिस पे वो 50% आयनाइज्ड और 50% अनआयनाइज्ड होता है। जितना pK वैल्यू कम होती है उतना आपका ड्रग जो है वो एसिडिक होता है और जितना pK वैल्यू ज्यादा होती है उतना आपका ड्रग जो है वो बेसिक होता है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था pH जो हमारा एब्जॉर्प्शन पे जिसका बहुत एक खास रोल था। उसके बाद दूसरा हमारे पास फैक्टर है वो है हमारे पास ब्लड फ्लो। अच्छा, जिधर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा उधर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, जिधर ब्लड फ्लो कम होगा उधर एब्जॉर्प्शन कम होगी। अब आप मुझे बताएं कि इंटेस्टाइन जो स्टमक को अगर मैं कंपेयर करूं तो कहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है और कहां पे ब्लड फ्लो कम होता है? इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? वहां पर एब्जॉर्प्शन होती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, वहां पे हमारे पास विलाय माइक्रो विलाय होते हैं जिसकी वजह से वहां पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होती है।
और एज कंपेयर टू द स्टमक में हमारे पास, क्योंकि वहां पे हमारे पास इतनी ज्यादा कैपिलरीज नहीं होती है एज कंपेयर टू द इंटेस्टाइन, तो वहां पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होती है। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। आपने एब्जॉर्प्शन को एरिया कितना प्रोवाइड किया है, आपने उसको जगह कितनी प्रोवाइड की है। जितनी जगह आप उसको ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर आप उसको कम जगह प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास कम होती है। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स में हमारे पास विलाय, माइक्रो विलाय होते हैं, तो वहां पे हमारे पास सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द स्टमक ज्यादा होता है, 1000 फोल्ड ज्यादा होता है। तो इंटेस्टाइन्स में हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्टमक। इसी तरह कांटेक्ट टाइम, आप उसको कितना वक्त दे रहे हैं, आप उसको कितना वक्त दे रहे हैं। आप डायरिया में ड्रग को टाइम मिलता है या नहीं मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है और आप उसको कोई ड्रग देते हैं तो क्या उसको टाइम मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए या नहीं मिलता? नो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि डायरिया में आपको सिवियर डायरिया है और आप ड्रग लेते हैं, आप तो डायरिया आप उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे, तो आपका ड्रग इंटेस्टाइन्स में रहता ही नहीं है कि वो एब्जॉर्ब हो। अगर आप उसको टाइम ही नहीं देंगे तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा। और ऐसी कोई चीज जो आप खाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड आप ले लेते हैं तो फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन को डिले भी करता है। एनीथिंग दैट डिलेज, मतलब अगर कोई ऐसी चीज आपने ले लिया, कोई फूड आपने ले लिया है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन्स उसको डिले करता है, जिसकी वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाती है। तो स्टमक का एक बहुत फूड का एक बहुत खास रोल है आपके स्टमक में, इसीलिए बहुत सारे ड्रग्स जो है वो विद फूड या विदाउट फूड जो है वो लिए जाते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है हमारे पास, पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, वो आपकी मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है। पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और वो आपकी मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ठीक है, दैट इज नॉट दैट ट्रांसपोर्टर, वो कैरियर नहीं है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी था। ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, वो आपके ड्रग को जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी या स्लो होगी? अगर एक एरिया है और वहां पे आपके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं तो आपकी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? फास्ट होगी। स्लो होगी। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इज नॉट फॉर द, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉज नहीं करता। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, क्योंकि वो ड्रग को जल्दी 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 ट्रांसपोर्ट कर देता है, वो ड्रग को एब्जॉर्प्शन के लिए छोड़ता ही नहीं। अगेन वही वाली बात आ जाती है कि कांटेक्ट टाइम आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द पीएच, क्योंकि आपके माउथ का पीएच चेंज होता है, इसके अलावा आपके स्टमक का पीएच चेंज, आपके जिजनम, इलियम और जिजनम, इलियम, ड्यूडेनम, रेक्टम, हर एरिया का आपका पीएच चेंज है। एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि आपका ड्रग जो है वो अनचार्ज्ड फॉर्म में हो और आपके ड्रग को सॉलिबलाइज भी होना है और उसको फिर एब्जॉर्ब भी होना है, तो डिफरेंट पीएच पे वो सॉलिबलाइज और एब्जॉर्ब होता रहता है। इसके अलावा आपकी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कांटेक्ट टाइम और एब्जॉर्प्शन में भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके अलावा ब्लड फ्लो में और एब्जॉर्प्शन में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पी ग्लाइकोप्रोटीन और एब्जॉर्प्शन में हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ द ड्रग from the site of administration to the systemic circulation. How the drug is absorbed? Drug is absorbed through the passive diffusion, drug is absorbed through the active transport, facilitated diffusion, endocytosis, exocytosis. What are the hurdles? What are the factors that affect the absorption? pH is the main factor that affect the absorption because the pH of every site is different. pH of stomach, intestines and large intestines is different. इसके अलावा blood flow, contact time, पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। फ्रैक्शन पार्ट, हिस्सा, एडमिनिस्टर्ड ड्रग जितना आपने एडमिनिस्टर किया था। फॉर एग्जांपल आपने 100 मिलीग्राम एडमिनिस्टर किया था,
इस 100 मिलीग्राम में से कितना फ्रैक्शन रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कितना फ्रैक्शन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर होगा। आपने जितना ड्रग एडमिनिस्टर किया था, इस एडमिनिस्टर्ड ड्रग में से कितना पार्ट जो है वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनेगा। इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में हमारे पास जितना ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, वो हमारे पास उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है। आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? अगर आप कोई ड्रग आईवी रूट से देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100%। 100%। और अगर आप कोई ड्रग ओरल रूट से देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? वो ड्रग पे डिपेंड करता है। मैम ड्रग पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, फर्स्ट पास इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो ड्रग कितना फर्स्ट पास चला गया है और कितना रह गया है, किस किस हर्डल से किस किस तरह पास हुआ है और कितनी मिलीग्राम में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया है। बायो अवेलेबिलिटी हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रैक्शन में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसका कोई यूनिट जो है वो नहीं होता। बायो अवेलेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग, फ्रैक्शन एडमिनिस्टर्ड ड्रग का फ्रैक्शन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया है इन द अनचेंज्ड फॉर्म। अगेन याद रखें कि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद गया तो वो तो किसी और फॉर्म में गया है ना। अनचेंज्ड फॉर्म में अगर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया है, उस अनचेंज्ड फॉर्म को हम मेजर करते हैं और उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। For example, if 100 milligram of a drug are administered orally and 70 milligram of this drug is absorbed unchanged, और तो आपके ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी? 0.7 या हमारे पास 70% जो है वो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी होगी। बायो अवेलेबिलिटी का अपना फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से हम लोग बायो अवेलेबिलिटी जो है वो मेजर करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी हम लोग एडमिनिस्टर्ड ड्रग के फ्रैक्शन को बोलते हैं, जो फ्रैक्शन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाता है उसको हम कहते हैं, मतलब कितनी मिकदार में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मौजूद है, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी।